Hello everyone, my name is Aisha Sak and today we are going to discuss about different topics related to physics. Firstly, we will talk about Newton's three laws of motion. According to Newton's first law of motion, the object will remain at its mean position until an external force acts on it. जब तक कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगती नहीं है तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर स्टेबल रहता है। जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फुटबॉल इज प्रेजेंट एट द प्लेग्राउंड। जब तक फुटबॉल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो अपनी पोजीशन पर मेंटेन रहेगा। जब प्लेयर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा फुटबॉल अपनी जगह से मूव करेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ motion is applied here. According to Newton's first law of motion, until a force acts, the object will remain at its mean position. So जब प्लेयर फोर्स लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से मूव करता है और नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम इट्स एक्सेलरेशन। यानी कि जो फोर्स होती है एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए वो उसके मास टाइम और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतनी हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको उसी एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव फोर्स मास ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करवाने के लिए, और जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन होगी। द हायर द फोर्स इज द हायर द एक्सेलरेशन इज। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, force is directly proportional to mass and acceleration. It means that the higher the mass is, the higher the acceleration is, and the higher the force is needed to move it from one point to another. ओके, इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं फुटबॉल की। हमने लेते हैं एग्जांपल फुटबॉल की। एक प्लेग्राउंड में एक फुटबॉल है, उसका मास ज़्यादा है। अब जो प्लेयर उस पर फोर्स लगाएगा उस फुटबॉल को मूव करने के लिए वो फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी तब ही प्लेयर उस एक्सेलरेशन के साथ उसे मूव कर जाएगा। अगर फुटबॉल की मास ज़्यादा है, फोर्स थोड़ी अप्लाई की जाए तो वो उस एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगा, उसकी स्पीड स्लो होगी। लेकिन अगर कोई प्लेयर उस पर उसकी मास के अकॉर्डिंग फोर्स लगाता है, यानी कि अगर उसका मास ज़्यादा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ मूव होगी और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके मास के। सो मास एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। टू मूव अ मास an object of higher mass, higher force is needed, so it will cover higher distance. Now we will move to a Newton third law of motion. Newton third law of motion states that to every action there is always an equal but opposite reaction. It means कि जब भी कोई इंसान कोई एक्शन करता है तो जो उसका रिएक्शन आता है उसकी फोर्स उस एक्शन के इक्वल होती है, बट दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होती हैं, यानी कि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। हम एग्जांपल ले लेते हैं रनिंग पर्सन। जब कोई बंदा भाग रहा है, जब वो अपना पाँव ज़मीन पर लगाता है तो ड्यू टू ग्रेविटी उसका पाँव ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जैसे ही वो पाँव उठाता है वो फोर्स लगाता है और पाँव को ऊपर उठाता है। एज अ रिएक्शन दोबारा फोर्स लगती है और ग्रेविटी की वजह से पाँव ज़मीन के साथ लगता है और उस फ्रिक्शन की वजह से वो पर्सन आगे मूव करता रहता है। सो फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दो ऑपोजिट फोर्स हैं, बट एक एट द सेम टाइम ये फोर्सेस लग रही हैं उस पर्सन पर, जिसकी वजह से वो पर्सन मूव कर पा रहा है। सो पर्सन जब पाँव उठाता है वो उसका एक्शन है, ज़मीन जब उसको अपनी तरफ खींचती है वो जो रनिंग पर्सन है वो जब फोर्स लगाएगा तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी जो उसके पाँव को आगे बढ़ाएगी और दूसरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी जो उसके पाँव को ज़मीन की तरफ खींचेगी। ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, बट एट द सेम टाइम इन दोनों फोर्सेस की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पर्सन मूव कर रहा है, उसके फीट मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन का मूविंग पर्सन है वो एक्शन है और जो फोर्स उस पर लगाई जा रही है ज़मीन की तरफ से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो रिएक्शन है। द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड हेयर दैट टू every action there is always an equal but opposite reaction. Nextly, we will discuss about force and motion. What is a force? Force is an ability to move an object from one point to another. And what is motion? The movement of an object from one mean point to the other mean point using some force is called motion. The force is applied to continue the motion.
यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है तो उसको मूव करवाने के लिए फोर्स लगाई जाती है, और इस तरह फोर्स और मोशन आपस में रिलेटेड होते हैं। जब तक फोर्स नहीं लगेगी वो मोशन कंटिन्यू नहीं रह सकता, उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम फोर्स लगाते रहते हैं ताकि वो मोशन कंटिन्यू रहे। अब हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एज सपोज देयर इज़ अ स्विंग इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, एक स्विंग है, जो पर्सन स्विंग पर बैठा है और जो पर्सन स्विंग के पास खड़ा है उसको पुश कर रहा है, ये दोनों फोर्स लगाएंगे। जो पर्सन स्विंग पर बैठा है वो स्विंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, उस पॉइंट को मूव करवाने के लिए जो दूसरा पर्सन है वो पर्सन उसको फोर्स लगाता है, पीछे से स्विंग को फोर्स लगाता है, जिसकी रिस्पॉन्स में जो स्विंग है वो मूव करता है एक मीन पोजीशन से दूसरी मीन पोजीशन पर, अपना मोशन कंटिन्यू रखता है। अगर बाहर खड़ा पर्सन फोर्स नहीं लगाएगा वो मोशन कंटिन्यू नहीं रह सकता। एक मोमेंट आएगा जब वो मोशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगेगी तो स्विंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कि स्विंग को मूव करवाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है। एंड दैट इज़ वाई फोर्स एंड मोशन आर रिलेटेड, बिकॉज वेयर देयर इज़ अ फोर्स द मोशन इज़ क्रिएटेड। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे एक ऑब्जेक्ट दूसरी पोजीशन पर मूव होगा, इसी तरह वो अपना मोशन कंटिन्यू करता रहेगा और फिर फोर्स और मोशन का आपस में रिलेशनशिप बन जाएगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई होगी और मोशन बनता जाएगा। जैसे फोर्स को हम अप्लाई करना छोड़ देंगे वो मोशन कंटिन्यू नहीं होगा और वो मोशन फिनिश हो जाएगा। इस तरह फोर्स। Now we will talk of conservation of mechanical energy. What is conservation of energy? Conservation of energy is a law. It states that energy is neither created nor destroyed but is converted from one form to another. About taking an example of a roller coaster, we will discuss about changes in energy from the time when the roller coaster starts moving towards the high point and to the time until it reaches toward the bottom. जब रोलर कोस्टर मूव स्टार्ट करता है, जब वो मीन पोजीशन पर होता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। जैसे ही वो मूव करता है और हाई पॉइंट पर जाता है टिल इट रीच टुवर्ड द बॉटम, जब रोलर कोस्टर मूव स्टार्ट करता है, जब वो मीन पोजीशन पर होता है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। जैसे ही वो मूव करता है और हाई पॉइंट पर जाता है रोलर कोस्टर की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, क्योंकि रोलर कोस्टर एट द टॉप पे है। टॉप पर जाके वो 1 मिनट रुकेगा, विद फॉर अ मोमेंट इट स्टॉप्स, नॉट फॉर अ मिनट और एनीथिंग एल्स। मोमेंट के लिए जब वो रुकेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई पॉइंट पर होगी। फिर उसके बाद जब वो विद स्पीड इट मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड, और जैसे वो डाउनवर्ड मूव करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होना लग जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी हाई होने लग जाएगी। जैसे ही वो बॉटम को रीच करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इन दिस वे जब रोलर कोस्टर मूव करता है हायर पॉइंट पर जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो हायर से लोअर पॉइंट की तरफ आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाती है। इस सारे प्रोसेस के दरमियान जो इन दो फोर्सेस के अलावा उस पर फोर्स लग गया वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी रोलर कोस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो नीचे आता है और उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। इन दिस वे रोलर कोस्टर अप डाउन मूव करता करता बॉटम तक आ जाता है। जब वो हायर पॉइंट पर होता है उसका यानी कि काइनेटिक एनर्जी हायर होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उस पर लग रही है वो हाई हो जाती है। जब वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी उस रोलर कोस्टर को फोर्स करते हैं कि वो बॉटम को रीच करे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएं। इन दिस वे जो एनर्जी चेंजेस हैं वो उसमें आते रहते हैं, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। इन चेंजेस के दौरान वो रोलर कोस्टर मूव करता रहता है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो उस पर अप्लाई हो रही है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। Now we will move toward conservation of momentum of energy on the dissipation on the collision of two moving cars. वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एनर्जी होती है कि यानी दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ, डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ, सेम मास के साथ मूव कर रहे हैं, और अगर वो आपस में कोलाइड कर जाएं तो उनकी एनर्जी फोर्सेस कैसे चेंज होंगी। यानी कि अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, टू कार्स आर मूविंग ऑन अ ट्रैक। ठीक है, आगे वाली कार है उसका मास है m1, पीछे वाली कार का मास है m2। दोनों कुछ डिस्टेंस पर मूव कर रही हैं। आगे वाली कार की वेलोसिटी है u1, पीछे वाली कार की वेलोसिटी है u2। ठीक है, दोनों कार्स जब मूव कर रही हैं एक पॉइंट आएगा जब दोनों कार्स जो हैं वो आपस में कोलाइड कर जाएंगी। उनके कोलिजन पर जो दोनों कार्स हैं वो आपस में टकराएंगी। फोर्स m1
जो F1 फोर्स है वो M1 कार से लगेगी M2 कार पे, और जो F2 फोर्स है वो M1 कार पे लगेगी F2 फोर्स। और इस तरह दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी और एज अ रिजल्ट ये रिएक्शन होगा। पार्ट्स आपस में कोलाइड हो जाएंगी और उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन जो मैस M1 कार है जिससे F1 फोर्स अप्लाई हुई थी, उसकी जो क्या कहते हैं हमारे पास वेलोसिटी होगी वो V1 हो जाएगी। और जो M2 कार है जिसकी एक्सटर्नल फोर्स F2 लगी थी M1 पे, उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास हो जाएगी V2। इस तरह इन दोनों का रिलेशन मेंटेन रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। The law of conservation of momentum states that if two objects collide, then the total momentum before and after collision remain the same if there is no external force acts on it। यानी कि अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उनका मोमेंटम सेम रहेगा, उनकी मूवमेंट सेम रहेगी, उनका मोशन सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पर अप्लाई की जा रही है तो उनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम की अमाउंट कांस्टेंट नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स acting on the objects. Now we will talk about work, energy and rate, power. What is work? The ability of a person to move an object from one place to another place is called work. The displacement of an object from one point to another point is called as work. What is energy? The force needed to move an object from one point to another point is the ability, which is called as energy. We need energy to move or displace one object from its position to another position. And what is power? The rate of energy which is used to move an object from one point to another is called power. यानी कि पावर को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से मूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसका जो रेट है, रेट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पावर। वो जो रेट है हमारे पास वो पावर है। जो एनर्जी हम लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसका जो रेट है वो हमारे पास पावर आ जाता है। सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबिंग अ स्टेयर्स। सब पर्सन स्टेयर्स क्लाइंब करता है, एनर्जी चाहिए होती है, वर्क डन होता है और उसका रेट भी होगा। ऑब्वियसली जब वर्क डन होता है तो रेट इज़ कंपल्सरी थिंग ड्यूरिंग द वर्क डन। जब पर्सन स्टेयर्स क्लाइंब करता है, एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जितना उसको एनर्जी लगती है, एक स्टेयर को चढ़ने के लिए जो वो एनर्जी लगाता है, वर्क डन करता है, वो इक्वल होता है पावर के, यानी कि उसका रेट। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन स्टेयर चल रहा है वो एनर्जी लगाएगा, फोर्स भी लगेगी। ऑब्वियसली जब बंदा एनर्जी लगाता है वर्क डन होता है, जब एनर्जी लगाएगा वो नेक्स्ट स्टेयर तक पहुंचेगा तो वर्क डन होगा। उसको उस स्टेयर से नेक्स्ट स्टेयर पर मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा और जो एनर्जी अप्लाई होगी वो पावर होगी। पावर हमें बताएगी कि कितने टाइम में कितना रेट था जब वो बंदा एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पर मूव किया है और जो एनर्जी और वर्क उसने उस पर लगाया वो कितना है। पावर को इसलिए हम यूज़ किया जाता है। Here the discussion of physics different topics and thank you for your listening and goodbye everyone.